হাই গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। তোমাদের সাথে আমি খুবই ভালো আছি। আমিও খুব ভালো আছি। আমি পূজা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর ভিডিওটার টপিক কি সেটা বাবুন বলবে। আর আজকে এমন একটা টপিক দেখতে চলেছি এবং সত্যি ইন্টারেস্টিং টপিক, এবং এই ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা এগিয়ে গেছে নেক্সট লেভেলে বাংলাদেশে, মানে বাংলাদেশের মানুষকে তো ওয়ার্ল্ডে বিখ্যাত করেছে এবং বাংলাদেশকেও তো বিখ্যাত করেছে। তো গাইস, ভিডিও টাইটেলটি হলো হাউ বাংলাদেশ বিকাম দি কিং অফ টেক্সটাইল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো অবশ্যই দেখবা, আর বাংলাদেশ তো সত্যি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে এতটা টপে বলতে সামথিং মানে 2 নম্বরে আছে, হয়তো ইংল্যান্ড হয়তো আছে টপে আছে, একদম ইন্ডিয়াতে থেকে টপে। মানে ভাবতে পারছো বাংলাদেশ কতটা লেভেলে উঠে গেছে এখন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, মানে জাস্ট মানে কোথা থেকে শুরু করেছিল সেখানে এখন টপে চলে হ্যাঁ, গেছে। মানে ইসে থেকে কোথায় না, উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া থেকে শুরু করেছিল, তাদের কিছু বাংলাদেশি লোককে কোরিয়ায় পাঠিয়েছিল, হয়তো দক্ষিণ কোরিয়া তো খুব সম্ভবত, হয়তো যেটা মনে পড়ছে, অবশ্যই কমেন্টে জানো, আমার খেয়াল নেই। হয়তো কিছু মানুষকে দক্ষিণ কোরিয়াতে পাঠিয়েছিল শেখার জন্য, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিকে বোঝার জন্য, যে ভালোভাবে প্রপারলি বোঝার জন্য। অবশ্যই ভিডিও দেখবো, আর মেইন ভিডিও তোমার ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে, ওখান থেকে তোমার চেক আউট করতে পারো। গাইস প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, এটা একদমই রিকোয়েস্ট রইলো তোমাদের কাছে। যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, কারণ আমি দেখেছি 80% লোক সাবস্ক্রাইব করেনি এখন চ্যানেল, মানে ভিডিও দেখে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেনি। তো অবশ্যই প্লিজ গাইস সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। তো চলো গাইস, আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। बांग्लादेश, जिसे एक समय पर अमेरिकन मिनिस्टर ने बॉटमलेस बास्केट का टैग दिया था, आज वही देश बास्केट फुल ऑफ वंडर्स बन चुका है। आज पूरे यूएसए में हर 10 में से एक गारमेंट बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, आरएमजी इंडस्ट्री हर साल 35% से बढ़ती जा रही है, जो उनके जीडीपी का फ्रीकिंग 80% कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर भी अब वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 2030 तक $100 बिलियन टच करने का विजन रखा है, जो इंडिया के बैंगलोर जैसे आईटी हब का डबल मार्केट वैल्यू जनरेट करे। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और बांग्लादेश आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बन चुका है, जिसे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी एलईडी ने अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी है, 104 आउट ऑफ 110, क्योंकि बांग्लादेश आरएमजी, जो कि जिसमें शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट, डेनिम जैकेट, स्वेटर्स एटसेट्रा आते हैं, इस सेक्टर में बांग्लादेश दुनिया का 16% अकेला प्रोड्यूस करता है, जो चाइना के जस्ट बाद है। सो फ्रेंड्स, नेचुरली यहां पर यह सवाल आता है कि बांग्लादेश इतने कम समय में कुछ नहीं से इतना कुछ कैसे बन गया, और भारत को इससे क्या सीखने मिल सकता है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई और किस तरीके से दुनिया को अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट बना दिया। জানা উচিত আমাদের যারা কোন ভুল কাজগুলো করছে। सो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब छुपा है बांग्लादेश के इतिहास में। आइए जरा नजर घुमाते हैं। सो बात कुछ ऐसी है ना कि बांग्लादेश में क्लॉथ प्रोडक्शन इंडस्ट्री 500 से 1000 साल पुरानी है। तब वो ढाका मुस्लिन, आपने भी नाम सुना होगा, ये एक स्पेशल फैब्रिक है, इसको बनाया करते थे, जो इतनी थिन और सुपीरियर क्वालिटी की होती है कि इसका 50 मीटर का लंबा फैब्रिक एक मैच बॉक्स, माचिस की तिली के बक्से में तक फिट हो जाता था। इसके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जिनमें से नेपोलियन बोनापार्टे की फर्स्ट वाइफ जोसेफिन बोनापार्टे भी शामिल थी। पर इंटरेस्टिंगली, जिस कपड़े की वजह से बांग्लादेश फेमस था, वो असल में इराक के मसूल वैली से आया था। मगर साल 1210 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस क्लॉथ के प्लान्स को और उन आर्टिसंस को इंडिया बुलवा लिया, जिससे इंडिया के व्यूअर्स उससे सीख सके कि कैसे इस पौधे को ग्रो किया जा सके और कैसे इसे प्रोसेस कर सके। फिर इससे सीखकर इसमें महारत हासिल करने वाले सबसे पहले सेक्ट ढाका के बसक बने। बसक्स ने इसे इतना अच्छे से सीखा कि कई जनरेशंस तक उनकी टेक्निक पास ऑन होती गई, जिसने बांग्लादेश को ढाका मुस्लिन बनाने वाली प्रोमिनेंट कंट्री बना और वर्ल्ड वाइड सोल एक्सपोर्टर भी। लोगों का इससे एक ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि कॉलोनियल एरा में लिटरली इस कपड़े को लेकर रायट्स हुए। लंदन व्यूअर्स ने 1719 में यह कहकर प्रोटेस्ट किए कि ढाका मुस्लिन की वजह से उनका लोकल सेल्स गिर चुका है। प्रोटेस्ट इतने वॉयलेंट हो गए कि वहां बांग्लादेशी कपड़े पहनी औरतों पर हैरेसमेंट्स और एसिड अटैक्स तक होने लगे, और इस सब को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1721 में बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते आते ही ब्रिटिशर्स ही बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर हो गए। उस वक्त इंग्लैंड में वेजेस काफी बढ़ गए थे, लेकिन बांग्लादेशी वर्कर्स इंग्लिश वर्कर के कंपैरिजन में 6 गुना कम वेजेस लेते थे, और इसीलिए वहां के मिल ओनर्स ने अपने मिल्स को ही बंगाल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया।
और यही एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जहां से बंगाल में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बूम होनी शुरू हो गई, क्योंकि इससे ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया का ही बंगाल प्रोविंस हाईएस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसर बन चुका था। लेकिन 1972 में इंडिपेंडेंट होने के बाद बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने सारे टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज कर दिया, बट सही मैनेजमेंट ना होने के कारण वो लॉस में चलने लगे। और तब 1979 में आए कई बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मॉडर्न पायनियर्स, जिनमें से एक सबसे बड़े थे नूरुल कादिर खान। ये एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने 130 ट्रेनीज को साउथ कोरिया में भेजा, सिर्फ एक विजन के साथ, रेडीमेड गारमेंट्स की टेक्निक को सीखना। और 6 महीने बाद उनके लौटते ही उन्होंने देश गारमेंट्स नाम की एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी एस्टैब्लिश की, जो बड़े सक्सेसफुली कपड़े बनाकर एक्सपोर्ट करने लगी। गवर्नमेंट ने इनके एफर्ट्स को देखकर और समझकर उन सारे नेशनलाइज मिल्स को वापस से प्राइवेटाइज करके अपने अपने ओनर्स को लौटा दिया। और बस तब से लेकर आज तक बांग्लादेश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक ऐसे ब्रांड से जो लोगों के इंग्लिश रिलेटेड और अदर लैंग्वेज रिलेटेड लर्निंग और स्पीकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो अगर आपको भी फ्रेंड्स अपने करियर बूस्ट के लिए इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ऐप जिस पर दिन के सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट करके आप कई सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हो। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्री लर्निंग ऐप डुओलिंगो की, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो। एंड यू नो व्हाट, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। बस उसके लिए आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है और 2 एक्सरसाइजेस को अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में सॉल्व करना है, जिसके लिए ये ऐप आपको डेली रिमाइंडर्स भी सेंड करेगा। साथ ही इस पर कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है, जैसे ट्रैवल, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, जिसकी मदद से आप कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हो इजी कॉन्वर्सेशंस के जरिए। ये ऐप मोस्टली स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग, इन तीनों एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, जिससे आपकी लर्निंग काफी फास्ट हो जाती है। तो जल्दी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लर्न एंड प्रैक्टिस न्यू लैंग्वेजेस विद डुओलिंगो। और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। लेकिन ये ऑफ कोर्स बांग्लादेश का इतिहास है। आज की तारीख की भी अगर हम बात करें तो ये कंट्री अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करती है। इनमें से आइए बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में। सो बेनिफिट नंबर 1, लो लेबर कॉस्ट। अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का लेबर कॉस्ट पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे कम है। पर आवर सिर्फ 31 यूएस सेंट्स, यानी हार्डली 25 रुपीज। कंपेरेटिवली चाइना, जो कि ऑलरेडी एक सस्ती कंट्री है, का पर आवर रेट $1.66 है। पाकिस्तान का 56 सेंट्स है और इंडिया में 51 सेंट्स है। यहां पर लेबर कॉस्ट लो होने के पीछे एक मेजर रीजन ये है कि बांग्लादेश में कोई स्ट्रिक्ट लेबर लॉज ही नहीं है, जो लेबर स्ट्राइक्स जैसी सिचुएशन को क्रिएट करे कि रोक सके अगर लेबर्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो। साथ ही बांग्लादेश का मेजर पॉपुलेशन अनस्किल्ड और अनएडुकेटेड भी है, जिससे भी उनका कॉस्ट काफी कम हो जाता है। बेनिफिट नंबर 2, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इस टेक्सटाइल ग्रोथ के पीछे बांग्लादेशी गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स देने वाला देश है। इतना कि बांग्लादेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आरएमजी गारमेंट्स कंपनी खोलना आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 100% टैक्स कंसेशन देता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 सालों में 50% कंसेशन और 5th ईयर तक 25% टैक्स इंसेंटिव्स मिलता है। गवर्नमेंट ने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप करने में लगने वाले हेवी लोन्स के लिए इजी लोन फैसिलिटीज यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी देना शुरू कर दिया है। पहले बांग्लादेश एक लेस डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से उसकी वर्ल्ड वाइड क्रेडिट वर्दीनेस काफी कम थी और इस वजह से उन्हें मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के लिए इश्यूज फेस करना पड़ता था। बट एलओसी की मदद से बायर्स अपने बैंक से क्रेडिट लेटर लेकर उसे सप्लायर को दे देते हैं, जिससे सप्लायर एनकैश करके बायर को उनके ऑर्डर्स पहुंचा देता है। बांग्लादेश में सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, प्रोडक्शन पर भी इंसेंटिव्स है। आरएमजी और फैब्रिक्स एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट 5% इंसेंटिव्स देती है, वहीं यार्न एक्सपोर्ट करने पर 4 से 2% इंसेंटिव्स मिलता है। उसी तरह स्मॉल यूनिट्स को इलेक्ट्रिक बिल पर 10% कैश सब्सिडी मिलती है और बॉन्डेड वेयरहाउस की फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स बिना टैक्स और ड्यूटी के रॉ मटेरियल्स और पैकेज्ड गुड्स स्टोर कर सकते हैं। इन एफर्ट्स की वजह से आज दुनिया के मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा और ईयू बांग्लादेश का मार्केट बन चुके हैं। जो बांग्लादेश 1976 में ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.001% करता था, आज वही 80 कंट्रीज में डाइवर्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे शर्ट्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स और ऑलमोस्ट सारी निटेड आइटम्स। और तो और ये इंडस्ट्री अब हर साल करीबन 15% से बढ़ती जा रही है, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक मेजर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। अराउंड 10 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उन सारे गवर्नमेंटल एफर्ट्स की
वजह से बांग्लादेश में टोटल फैक्ट्रीज पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है और जिससे वहाँ তো বন্ধুরা, যেখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশ শুরু করেছিল সেখানে কিন্তু মানে হাতের কাছে সেরকম সুবিধা ছিল না, এমনকি তাদের ব্যান্ড করতেও বাধ্য হয়েছিল। সেখান থেকে এতটা ঘুরে গিয়ে বাংলাদেশ যেখানে মানে অন্য অন্য বিশ্বের থেকে মানে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্য অন্য দেশ থেকে বিশ্বে মানে সেকেন্ড না কত, প্রথম আছে চায়না বললো, সেকেন্ডে তো এই বাংলাদেশ বললো, হয়তো সামথিং, সেকেন্ড হয়তো ইংল্যান্ড ছিল বা লন্ডন, মানে ইংল্যান্ড ছিল হয়তো। সেখান থেকে প্রতি বছর প্রায় 15 করে বাড়ছে, মানে সেটা কিন্তু অতুলনীয় 15% বিষয়। বেড়ে গেছে, তার মানে বোঝার বিষয়। তুই ভাব, মানে সেখানে তাকে ব্যান্ড করা হয়েছিল, সেখানে সে ঘুরে কি করছে। সত্যি। মানুষ চাইলে কি না হয়, তাই না? মানে সত্যি যখন যখন বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে ছিল তখন এই কেসটা কিন্তু ওই আমল থেকেই, যদি ওই যে ঢাকায় জামদানি, হ্যাঁ, ঢাকায় শুনেছিলাম ওই জামদানি, দেশলাই তারপরে কাঠের মধ্যে ঢাকায় এক রকমের মুসলিম না কি শাড়ি। যেন একটা বলতো, আমরা ছোটবেলায় জানতো ঢাকাই শাড়ি, আরে সেই শোন, ফেমাস, আমরা সেই- ছোটবেলায় শুনতাম। হ্যাঁ, দেশলাইয়ের কাঠির মধ্যে ভাঁজ করলে মানে গুছিয়ে রাখলে ওর মধ্যে ঢুকে যায় এমন শাড়ি, পাতলা যে সেগুলো কিন্তু কাপড়ের শাড়ি। প্রচুর নাম শুনেছি। হ্যাঁ, বিশেষ করে ঢাকাই শাড়ি, মানে ঢাকায় তাহলে কি জামদানি। ধরনের শাড়ি হতে পারে তো সেটা? আমরা ছোটবেলা থেকে শুনতাম ঢাকায় শাড়ি মানে বাংলাদেশের শাড়ি, সেই একটা শুনলেই ব্যাস বাংলাদেশের অনুভূতি শাড়ি মানে আলাদা একেবারে। লেভেলের অনুভূতি ছিল। সেটা কিন্তু আজকে দেখলাম যে কিসের দেখলাম। জন্য বিখ্যাত। তো অবশ্যই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিও, এবং কী ধরনের ভিডিও রিয়াকশন চাই অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিও। তো চলো গাইস, বাই বাই, টেক টাটা। কেয়ার।